बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं इस सेमिनार में पहुंचे सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद करता हूं। सभी सीनियर साथी यहाँ मौजूद है, यहाँ के आयोजक का भी मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी आयोजक कमेटी जो है, इसमें हमारे लीगल सेल के जो नेशनल चेयरमैन है MS आर्य, जोन कोऑर्डिनेटर रजीत गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लीगल सेल ASP एडवोकेट चौधरी महाराज सिंह जी अमरोहा से, प्रदेश महासचिव ASP एडवोकेट अर्जुन सिंह जी अमरोहा से, प्रदेश महासचिव ASP लीगल सेल एडवोकेट अनूप सिंह जी मऊ, एडवोकेट दीपक बाबू जी, प्रदेश सचिव ASP लीगल सेल आगरा एडवोकेट शिवराज सिंह जी, और हमारे सीनियर अधिवक्ता मंडल संरक्षक ASP लीगल सेल सहारनपुर एडवोकेट चांद आलम जी, जोन कोऑर्डिनेटर ASP लीगल सेल मेरठ निवास गाजियाबाद एडवोकेट संदीप सिंह कटारिया जी, ASP लीगल सेल मुजफ्फरनगर एडवोकेट श्री यशपाल सिंह जिला अध्यक्ष ASP लीगल सेल सहारनपुर, और विशेष सहयोगी सौरी अम्बेडकर जी, जिला संयोजक भीम आर्मी सहारनपुर रविकांत गौतम जी जो ASP के देवबंद विधानसभा अध्यक्ष हैं, अक्षय कुमार जी भीम आर्मी के देवबंद विधानसभा संयोजक, परवीन गौतम जी जो उत्तर प्रदेश के सह संयोजक भीम आर्मी के, विजय कुमार जी सहारनपुर मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी, और अलोक कुमार जी सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष भीम आर्मी, और जो वॉलंटियर्स हैं चौधरी तरसपाल गुजर जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर दीपक पुरी जी, सुमित लांबा जी, छोटू रावण जी, आशु चंद्रा जी, कुलदीप प्रधान जी, सुभाष प्रधान जी, चौधरी समयदीन जी, आर्य एडवोकेट सहेंद्र जी, अमित जी, मोनू कपूरी जी, आदित्य जी, सांझी रंगोर जी, धन्यवाद। कुछ बचा तो लो आप इसको और एडजस्ट करवा। थैंक यू सर। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद। पुनः बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, अगर हमारे वकील साथी वीडियो बनाने की जगह मुझे सुनने काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो तो आप सुनते रहते हो। आप तो ब्रेन हो ना समाज का, तो आप मुझे यहाँ सुनो सामने, और आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाएं तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। मैं आपका दिल की गहराई स्वागत भी करता हूं, क्योंकि काले कोट वालों का लोग सम्मान करते। जैसे न्याय सभी का जन्मसिद्ध अधिकार, वैसे ही जब एडवोकेट का लोगो आता है तो उस पर लिखा होता है बॉन्ड फॉर जस्टिस, ये न्याय के लिए पैदा हुआ। आजकल हम लोग रोजगार के लिए भी काला कोट या लॉ कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि प्रोफेशन भी अच्छा है और इससे जनसेवा भी होती। लेकिन मैं एक किस्सा अपने पिताजी का आपके सामने बताता हूँ, मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरी वकालत से भी जुड़ा हुआ। एक केस को वो 20 साल लड़ते रहे, उन्होंने किसी को पैसे दिए थे और जब देने का समय आया तो उसने मना कर दिया। फिर मुकदमा कोर्ट में चला, मैंने उनको देखा, वो टीचर होते भी हर हफ्ते तारीख को जाते थे, और जब उस मुकदमे का निस्तारण हुआ तो उससे पहले मेरे फादर ने मुझसे कहा कि जज साहब ने कहा कि इस मुकदमे को निपटा लो, कब तक लड़ते रहोगे? तो मैंने कहा फिर कैसे निपट रहा है? कहा कि मैंने 25,000 रुपए दिए थे और मुझे 20 साल हो गए लड़ते। वकील साहब, जज साहब कह रहे थे 5,000 रुपए निपटा लो। तो मैंने कहा साहब कम से कम 1,000 बार तो मैं आया हुआ तारीखों पे, और 25,000 मेरे रुपए थे नगद, और 20 साल पहले दिए थे साहब, और आप कह रहे 5,000 रुपए निपटा लो। तो इससे अच्छा था मैं 25,000 रुपए भूल जाता, ये मेरा अलग से खर्च हुआ ये भी नहीं जाता। तो उन्होंने मुझसे कहा यार यहाँ न्याय व्याय नहीं होता, तो तुम्हें जज बनना है, इसलिए तुम लॉ करो। वरना मेरा कोई मन नहीं था लॉ करने। तो यानी कि जब कोई पीड़ित होता है ना तो वो रास्ते खोजता है। आप जिन समस्याओं में भी लड़ रहे हैं ना, ये जो इतने बड़े बैनर पे लिखी गई है समस्या आपकी, तो समाधान भी आपको खोजना पड़ेगा। अगर ये आप सोचते हैं कोई और समाधान खोजेगा तो ये आपकी और मेरी लापरवाही मूर्खता है। भाई समस्या मेरी है तो समाधान कौन खोजेगा?
मेरे लिए तो असल में मेरा नाम आजाद है, मुझे फ्री रहना पसंद है, लेकिन आज मैं इस काले कोट पैंट में बंधा हुआ हूं, ये बड़ा मेरे सीमाओं से ऊपर। देखो, मगर फिर भी मैंने इस अनुशासन को निभाया कि अगर मैं वकील हूं और हमारे अधिवक्ताओं का जो सेमिनार है, सम्मेलन है, मैं भी उसमें उसी ड्रेस में जाऊं जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी, कि हम लोग अलग अलग ना दिखाई, हम लोग एक लगे। और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक नहीं, यहाँ तो मैं आपके बीच का वकील साथी। और मुझे बहुत कुछ जो मैंने आपसे सुना उस पर भी बात रखनी है, लेकिन एक समस्या हुई कि हमारे एक सीनियर साथी है यहाँ बहुजन मूवमेंट के, रघुवीर बोध जी, कल रात 12 बजे उनका देहांत हो गया और उनकी 2 बजे उनकी जो है अंतिम यात्रा है। और मैंने उनके बेटे से कहा, जबकि कोई कहता नहीं है लेकिन मैं अधिकार मानता हूं, मैंने उनसे कहा कि लीगल सेल का प्रोग्राम है, मैं 3 बजे तक हालात में पहुंचाऊंगा, बस 3 बजे तक मत लेके जाना, मैं भी इस कंधे में शामिल हूँ, इस जनाजे में शामिल होकर मैं भी जो है, क्योंकि वो हमारे लिए गुरु भी थे, हमने बहुत सीखा उनसे और हिम्मतवर व्यक्ति थे। जब ये सफीरपुर वाला मामला हुआ वकील साहब, तो प्रमुख सचिव और डीजीपी आए हुए थे, मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाद में बताया, तो बाबूजी ने खड़े होकर कहा कि हमें कमजोर मत आंक लेना, 5-7-10 हजार मर भी गए तो हमारी आबादी में कमी नहीं पड़ेगी, हम 5 लाख हैं, अगर दिमाग खराब हो जाता है। तो डीजीपी और प्रमुख सचिव के सामने बात कहने का दम आप समझते हैं कितना बड़ा होगा, जहां पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बैठी हो और एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हो। तो ऐसे बलशाली व्यक्ति आज नहीं रहे, उनकी क्षति है बहुत बड़ी। तो मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लीगल सेल के जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर लीगल सेल के जो चेयरमैन है, वो बोलेंगे मेरे बाद, आप लोग उनको जरूर सुनना, क्योंकि वो कुछ गाइडलाइन डायरेक्शन जारी करेंगे। आज हम यहाँ एक हैं और एक से शुरुआत हुई, तो एक थोड़ा ही रहेंगे। आज यहाँ है, कल और लोग साथी प्रयास करेंगे, 1 से 1 लाख होंगे, मेरा वादा है। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे सब लोग मिलके, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की। तो जो बातें मैंने आपसे सुनी पहले, मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। एक तो हम ये बंद करें कहना, जैसे हमारे एक साथी अपने स्पीच में कह रहे काला कानून, तो बहुत हम तो कोट भी काला पहनते हैं, ये काला शब्द बुरा नहीं, हम अधिवक्ता हैं, हमारे शब्दों का चयन बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम बाल भी काले चाहते हैं, और जिनके बाल सफेद हो जाए वो उनको डाई कराते हैं कि काले रहे। काला रंग कभी बुरा नहीं होता, इस देश की तो मूल प्रकृति में ब्लैक है, तो काला रंग बहुत सुंदर होता है। हम भी अगर रंगों पे बात करेंगे तो फिर हम कौन सा समानता की बात कर पाएंगे। ना काला कानून होता है, ना ही हम कालों के गुलाम, हम तो अपनी सोच के गुलाम। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, और कोई काम नामुमकिन है क्या। अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे थे, जो मंच पर उपस्थित भी हैं, कि भाई रेशमी रुमाल तहरीक यहां से चली, तो मैंने तो पढ़ी है, हो सकता है देवबंद के लोगों ने ना पढ़ी हो, और उसके बाद कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। तो इसका मतलब ये भी साबित होता है कि कोई भी तहरीक जब शुरू होती है तो उसका अंजाम भी उसको पता होता है शुरू करने वाले को, कि कीमत चुकानी पड़ेगी। हर मां चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादतें देनी है मुल्क के लिए, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरी बात के बाद एक प्रस्ताव हमारे सीनियर साथियों की तरफ से आया है कि हम आजाद समाज पार्टी लीगल सेल पे थोड़ा सा चेंज करें नाम, और वो इसके नाम सजेस्ट करें। आप लोग आप दोगे तो मैं उस नाम पे चर्चा करूं कोर कमेटी में। अगर कोई स्वतंत्र नाम भी होगा जिसपे आपको बार काउंसिल में परेशानी ना हो, या आप इसका इस प्रोग्राम को वहां भी कर सकें, बार के जो भवन है न्यायालयों में, तो मुझे वो कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग खड़े तो हों भाई। मुझे तो आज आदेश था कि आपको आना है, मैं तो भविष्य में भी रहूंगा, लेकिन अगर सम्मेलन आप करते हैं और आपको कहीं भी अवसर में, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो उस प्रस्ताव पे भी हम लोग नाम देके भेजे, हम लोग सहमत हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघर्ष और सपने की शुरुआत एक आदमी करता, लेकिन वो अंत तक एक आदमी नहीं रहता। मैं अकेला ही चलाता मंजिलें जानी, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। मैं गारंटी देता हूं, जो तहरीक आज यहां से चली है, 1 साल के अंदर हम एक और नेशनल सम्मेलन करेंगे। आप देखना, 1 लाख से ज्यादा वकील दिल्ली में हम लोग पहुंचेंगे, और ये सम्मेलन जो है ये देवबंद से शुरुआत होगी। ये आज पहला सम्मेलन है, लेकिन आखिरी नहीं। 1 लाख लोग हम लोग वकील काले कोट वाले बैठेंगे जाके, और फिर आप हमारे सीनियर साथी के जेल जाएंगे। आप जेल से छुटाने वाले हो, जेल जाने के लिए तो भीमात्मी के बहुत लोग तैयार बैठे हैं। आपका काम हमें निकालना है। या तो जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है आपका छोटा भाई, वो तो खुद सैकड़ों मुकदमे लेके चल रहा है, तो जेल से कौन डरता है।
और अगर हमारे होते आप जेल चले जाओ तो फिर क्या कहने। अभी तो वो जेल ही नहीं बनी जो हमारे सीनियर साथियों को जेल भेज दे। आपका काम तो जो है, जो जेल चला गया निर्दोष व्यक्ति, उसको निकालना, उसमें मदद चाहिए आपकी। क्योंकि ये सरकार तानाशाह, जो कोई बोलता है उसको जेल भेज देती है, या जबरन झूठे मुकदमे लगा देती है, या और भी तमाम तरह की चीजें डरा देती है, जांच करा देती है। हम पे तो कोई जांच करा ही नहीं सकती, क्योंकि सहारनपुर के लोग तो एक कदम आगे सोचते हैं ना। तो हम तो इनसे एक कदम आगे चल रहे हैं कि जिन जांच में हमें प्रभावित करेंगे हम उनसे दूर, कोई गलती ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या जिस पे हम लोग गौर नहीं कर रहे, बार काउंसिलिंग के चुनाव होते हैं। मैंने जब जेल में रहते इस पर एक बार रिसर्च किया था कि बार काउंसिलिंग का चेयरमैन हमारा क्यों नहीं बनता, जबकि वकील तो लॉयर्स हमारे सबसे ज्यादा है बहुजन समाज के। अब बहुजन समाज भी समझ लो, जब वक्ता आप कहते हैं कि बहुजन समाज के साथ मुस्लिम समाज, तो बहुजन समाज ही मुस्लिम समाज से मिलकर ही बहुजन समाज बनेगा, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे, वही बहुजन समाज, यानी कि दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये तमाम लोग बन के बहुजन बनता है। तो मुस्लिम इससे अलग नहीं है, मुस्लिम इसी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी आबादी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एकता बनाओगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो बार काउंसिलिंग का अध्यक्ष भी आपका होगा, आपकी सुनवाई होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और एडवोकेट तो वो होता है जो जज से आंख से आंख मिला के बात करे, जो अंदर के कमरे में जाके बात करे, वो कहाँ एडवोकेट होता है। आप तो जानते हैं अंदर के कमरे में कितनी बात होती है आजकल। तो इसलिए हमसे उम्मीद करते हैं लोग। क्या मैं नहीं जानता, जब मैं जेल में था राजसभा में, तो सिन्हा साहब की मेरी वो लगी हुई थी वहां हाई कोर्ट में, तो जब भी तारीख आती है वो कुछ भी नहीं करते, कहते हैं 21 दिन की डेट दे दी। और जो आदमी जेल में है वो वकील से कितनी उम्मीद करता है। जो लोग ईश्वर में भरोसा रखते हैं या किसी और गॉड में भरोसा रखते हैं, अब वो जानो कि जो जेल में बंद है वो उम्मीद करता है कि आज मेरे वकील साहब कमाल करके दिखाएंगे, आज तो वो ऐसी बहस करेंगे कि मुझे बेल मिल जाएगी। या जिसको सजा होने वाली होती है वो कोर्ट में खड़ा होता है, जो इधर वकील बहस कर रहे होते हैं, फाइनल आर्गुमेंट हो रहा था, तो वो ये सोचता है कि भाई आज मेरे वकील मुझे बचा। और कितने निर्दोष लोग सजा होती है। वकील एक कोर्ट नहीं है, एक शब्द नहीं, वकील एक वैल्यू है जिसपे लोग भरोसा करते हैं, और वो वैल्यू नहीं छूटनी चाहिए। और ये एक आप फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि न्याय के लिए लोग हमें याद करते हैं, नहीं, अगर कोई परेशान हो जाता है तो उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके साथी, उसके रिश्तेदार सब भरोसा करते हैं वकील पे। और जब वो वकील लेट हो जाए 1 मिनट, तो उनको ये रहता है कि अगर वकील साहब लेट हो गए तो हो सकता है फिर आगे तारीख लग जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वकील। ये कोर्ट नहीं है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समाज है जिससे देश का बादशाह भी घबराता है। और आप नहीं जानते, जब दिल्ली में कहते हैं कि पुलिस बड़ी ताकतवर है, जब दिल्ली में पुलिस का और एडवोकेट्स का विवाद हुआ तो क्या हुआ? पुलिस फिर हमने देखी रो रही थी, जो पुलिस जनता को पीटती है वो रो रही थी, पहले दिन से वकीलों से बचाओ। तो हमसे बचे भी अच्छे हैं लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपनी ताकत को पहचानो। और सारे वक्ता कहते हैं राजनीतिक बात नहीं करनी, हमारे सीनियर साथी भी कहेंगे राजनीतिक बात नहीं करनी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार सब चीजों को प्रभावित कर रही है तो राजनीति के जरिए तो कर रही है। अगर हम इस देश में अन्याय का शिकार हो तो राजनीति के कारण ही तो हो रहे हैं। हम जितना जिस चीज से दूर बचेंगे उतना ही वो हमारे पास आएगी। आप देख लो अजमा के, ये राजनीति की वजह से जो है, आप समझो इस देश में अगर वोट की वैल्यू मिली है और सरकारें बदलती है तो ये राजनीति की वजह से ही तो है। और आप इससे कब तक दूर भागोगे? ये बताया गया गलत की राजनीति बुरी चीज होती। अगर बुरी चीज होती तो योगी जी क्यों करते? वो तो बड़ा धार्मिक काम कर रहे थे, इतना बड़ा मठ था, उसे छोड़ के आज क्यों बैठे हैं वहां लखनऊ की कुर्सी पे? क्योंकि उनको पता असली शक्ति राजनीति में। और आप राजनीति करना नहीं चाहते तो राजनीति का शिकार होंगे ना फिर आप। अगर आप राजनीति नहीं करोगे तो राजनीति का मकसद क्या है ये समझने की बात। अगर आप अच्छे काम के लिए, परिवर्तन के लिए राजनीति करते हो तो वो राजनीति अच्छी है। और अगर आप नफरत बांटने के लिए, लूटने के लिए राजनीति करते हो या किसी को सताने के लिए राजनीति करते हो तो वो राजनीति बुरी। हमें तय करना है कि हमें राजनीति कौन सी करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अगर बड़े पैमाने पे हम अपने वकीलों को संगठित कर लें तो बार काउंसिलिंग का अध्यक्ष और जो बार काउंसिलिंग सदस्य मेंबर वो हमारे साथ ही होंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि उनकी भागीदारी कम ना हो, जिसकी इतनी संख्या भर उसकी इतनी हिस्सेदारी हो। ऐसा ना हो हम ये चाहें कि सब इकट्ठे हो जाए, सब हमें मिल जाए,
नहीं, हमें उनका सम्मान और उनके अवसर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो कितनी देर से आपका निरंतर आगे बढ़ जाएगा। फिर हमें साथ देना पड़ेगा। अगर आज कोई हमारा वकील साथी उसको जबरन जो है उसको फंसाया जाता तो हमें उसकी आवाज बनना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अकेला नहीं। और होते हैं यहाँ शिकार, बहुत लोग होते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। और मैं अपने मुस्लिम साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले साथी, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर भारतीय संविधान है तभी तो शरीयत लॉ है। अगर हिंदू लॉ है तो भारतीय संविधान के अनुसार ही तो है। अगर भारतीय संविधान ही नहीं तो हिंदू और मुस्लिम लोग बचेगा कहां? अगर शरीयत को मान्यता मिली है भारत में तो वो संविधान में ही तो है। अगर सिखिज्म को मान्यता मिली संविधान में ही तो है। आप एक बार आप नहीं समझना चाहते तो अलग बात है। अगर आप बिल्ली को देख के कबूतर रेत में आग सर दे ले तो इसका मतलब खतरा खत्म हो जाएगा। आज संविधान खतरा थोड़ा, ये हमारे वजूद को खतरा है, हमारे अधिकारों को, अवसरों को खतरा है, हमारे जीवन को खतरा है। तो अगर आप संविधान को अपना धर्म माने तो मैं गारंटी देता हूं आपके धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हम धर्म को तो धर्म मानते हैं, लेकिन भारत में जिस वजह से धर्म जिंदा है उस शरीयत, अच्छा शरीयत लॉ पे जो लोग खतरा महसूस करते हैं वो खतरा कब आएगा? जब संविधान को खतरा हो जाएगा या पहले शरीयत पे खतरा आ जाएगा? आप बताओ मुझे। जब संविधान से शरीयत के साथ छेड़छाड़, तभी तो ये सारे जो अधिकार आपको मिले हैं तमाम धर्मों को, जैन को, सिख को, बौद्ध को, ईसाई को, मुसलमान को, हिंदू को, ये सब संविधान ने दिए ना। तो हमें अपने संविधान धर्म का पालन करना चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर संविधान की प्रिंसिपल को अपनी ताकत बनानी चाहिए और हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। महिलाओं को भी अधिकार संविधान से मिले। हमारी दो ही है ना, मैं गिनती में तीन, हमारी 3 बहनें बैठी हैं यहाँ। आज अगर वो यहाँ बैठी हैं तो ये अधिकार संविधान ने दिया है। और अगर वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, आज वो जज बनी है, बहुत बहनें बनी है इस बार, तो वो सब जो है बनी है संविधान की वजह से। और अगर वो MP MLA कुछ भी बनी है तो वो सब बनी है संविधान की वजह से। और अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन रही तो भी संविधान की वजह से। तो संविधान को नहीं खतरा है, हमें खतरा है। और जब हम किसी चीज को हम मानते हैं तब हम उसके लिए काम करते हैं। तो धन्यवाद। उसके साथ साथ कॉलोजियम सिस्टम जिसपे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको खतरा है उनके पास वॉइस है। अगर कॉलोजियम पे बात होगी तो उनको खतरा होगा जो जज बने बैठे, तो वो इस पे चर्चा नहीं चाहते, हमारे लोग डरते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि 1982 में जो आपके हाथ काटे गए, संविधान ने जो अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया था वो कॉलोजियम सिस्टम के जरिए जजों के पास आ गया और फिर उन्होंने अपने लोगों को जज बनाना शुरू किया। और ये बहुत बड़ा नुकसान है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए कि वो नहीं घुस सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। इस देश के IAS बनने के लिए परीक्षा होगी, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एग्जाम होगा, चुनाव। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, जो प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्शन दे सकता है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए। और इसके लिए कब बनेगी? 2 रास्ते हैं, क्या तो सत्ता में आप काबिज हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करा के और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का प्रस्ताव लाए, या फिर आप आंदोलन करें। और आप इन दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी तो उन्हीं की मदद कर रहे हैं ना। अगर आप अन्याय को सह रहे हैं तो आप अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी। अगर आप में काबिलियत, क्षमता है, और फिर 20-20 साल की प्रैक्टिस के बाद, अगर आप 30-30 साल की प्रैक्टिस के बाद, अगर अवसर के बाद आप नहीं बन पाए हो, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे मेरी क्षमता बढ़ानी। तो कब तक आप ये अन्याय और अपमान झेलते रहोगे? बताओ आपके और मेरे अंदर क्या कमी है कि हम लोग जज नहीं बन सकते? आप बताओ। सरकार आज पैमाना तय करे, रेस की लाइन एक करे और पैमाना तय करे कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ के बनना है जज, और फिर करो मुकाबला, पता लग जाए कौन कितना बुद्धिमान है। जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिए उस देश को, वो कमजोर है क्या? जिन्होंने महाराज सिंह भारती और सर छोटू राम दिए उस देश को, वो कमजोर है क्या? जिन्होंने कोतवाल धन सिंह गुर्जर दिए उस देश को, वो कमजोर है क्या? और जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिए वो बुद्धिमान है, कमजोर है क्या? बताओ। सबसे बड़ा अपराध है हमारी चुप्पी। और ये आज नहीं तो कल हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस देश में गुलाम जैसा व्यवहार जीने के लिए मजबूर कर देगा। हम चुप रहते हैं और ये सोचते हैं मेरे ऊपर थोड़ा जा रही है।
जब अन्याय होता हम सोचते हैं मेरे ऊपर थोड़ा ही है, जब मेरे ऊपर होगा तब मैं बोलूंगा। तो ये सबसे बड़ा अपराध है हमारी चुप्पी। आप बोलिए, आप कहीं भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप मेरे साथ खड़े होकर ना बोले, लेकिन आप बोले, क्योंकि आपकी बात को सुना जाएगा। तो इसलिए जो 3, 4, 5 हमने वो बात समस्याएं रखी, क्योंकि इस वकीलों की जमात को तो ऐसे अलग छोड़ दिया जैसे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे इंसान ही नहीं। देश की कोई राजनीतिक दल, कोई इनके ऊपर नहीं बोलता है, कोई इनके जरूरत पे नहीं बोलता। और हम लोग तो पश्चिम के लोग लड़ रहे हैं कि मेरठ में होनी चाहिए हाई कोर्ट की ब्रांच। बनी क्या बताओ? इतनी सरकारें आके चली गई, बनी क्या? आप आंदोलन भी करते हो, लेकिन अगर आप मजबूती से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी अदा करो तो आप बन जाएगी जब आप कहोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, राजनीतिक काम अपनी जगह है कि मेरठ में नहीं, अगर हमारा बस चले तो सहारनपुर में बनवा जाए। ये भी तो देश का दिल है सहारनपुर। देखो कितने स्टेटों को जोड़ता है, इधर उत्तराखंड को जोड़ता है, इधर हिमाचल को जोड़ता है, इधर हरियाणा को जोड़ता है, इधर दिल्ली को जोड़ता है, बिहार को जोड़ता है, कितने स्टेट को जोड़ता है, राजस्थान को जोड़ता है। तो बहुत बड़ा वो है ये सहारनपुर। अच्छा, ये मांगे जिन पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, जैसे नए अधिवक्ताओं के लिए समय समय पर सरकारी खर्चों पर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जो वकील, क्योंकि ये भी सिस्टम का पार्ट है। और इनके बिना तो जज ही बैठ के क्या करेंगे बताओ? अगर हम स्ट्राइक कर देंगे तो क्या होगा बताओ? बंद हो जाएगा ना, ध्यान ले। तो इसलिए फिर सर्विस प्लेसमेंट एजेंसी बनाना चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर लीगल सर्विसेज में अपने लोगों को, जो बहुजन समाज के लोगों को मौका मिले। तीसरा, अधिवक्ता इंश्योरेंस स्कीम ESI की तरह मेडिकल कैश लेस बीमा योजना लागू करना है। हाउसिंग योजना में अधिवक्ताओं को भागीदारी देनी है। वह ग्रुप हाउसिंग स्कीम में जो है ना, अधिवक्ताओं को जो है उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। जैसे सब लोगों को मिलते हैं, कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को, तो वहां अधिवक्ताओं को भी, ये भी एक समाज है, उसमें मिलनी चाहिए। फिर अधिवक्ताओं के बच्चों को एजुकेशन लोन की सुविधा कम से कम ब्याज पे और बिना गारंटी के मिलनी चाहिए। उसके बाद पेंशन प्रोविजन जो है फॉर विडो ऑफ एडवोकेट्स के लिए आना चाहिए। जैसे सब लोगों के लिए है, तो वैसे एडवोकेट्स के लिए भी होना चाहिए। अगर मैं समझता हूं जितना सीनियर होता जाता है उतना एडवोकेट जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैं तो समझता नहीं कोई एडवोकेट छोड़ता होगा 70 साल तक अपनी वो चैम्बर वगैरह नहीं छोड़ता ना, करता रहता प्रैक्टिस। तो फिर पेंशन कौन सी एज में मिलनी चाहिए उसको? है आफ्टर डेथ उनकी फैमिली को। अच्छा, विडो डेथ, ठीक है। और सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में बैठने के लिए चैम्बर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये पॉइंट्स है जिन पे हम लोग काम करेंगे इस लीगल सेल के जरिए। इतनी सारी सुविधाओं पे अधिवक्ता का अधिकार बैठता है, वो समाज का हिस्सा है, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें सफल हो पाती हैं। तो इन मांगों पे सरकार को प्रयास